क्या आपने कभी जोंग शेनशन का नाम सुना है? 2020 के अंत में जोंग शेनशन एक्चुअली एशिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, जिसकी नेटवर्थ थी $77.8 बिलियन की। उसकी नेटवर्थ वहीं पे नहीं रुकी थी। इन जनवरी ऑफ 2021 शेनशन पीक नेटवर्थ ऑफ $95 बिलियन पर पहुंच चुका था और तब से हालांकि उसकी नेटवर्थ तो थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि अभी सिर्फ वो $60 बिलियन के मार्क पर ही है। मगर क्योंकि वो सिर्फ $2 बिलियन की नेटवर्थ थी उसकी एक साल पहले, मुझे नहीं लगता वो किसी भी बात से कंप्लेन कर रहा होगा। जो पहला अजम्पशन मुझे आया जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि वो चाइना का अगला टेक या मैन्युफैक्चरिंग जाइंट होगा। मगर सच्चाई तो ये थी कि शेनशन की वेल जो है वो किसी भी तरह के हाई मार्जिन सॉफ्टवेयर या हाई वॉल्यूम कंज्यूमर गुड से नहीं आती। उसने अपने आप को एक्चुअली इतना अमीर सिर्फ पानी की बोतलें बेचकर बनाया है। मगर एक मिनट यार, ये तो कोई सेंस भी नहीं बनाता। एक पानी बेचने वाली कंपनी का फाउंडर अमीर है, फाउंडर्स ऑफ अलीबाबा, टेंसेंट और फॉक्सकॉन से, और वो भी सिर्फ एक साल में इतना अमीर हो गया। तो क्लियरली हाँ, ऐसी कोई चीज़ चल रही है यहाँ पे जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पे जान लेते हैं कहानी किस तरह से जोंग शेनशन एक्चुअली एशिया का सबसे अमीर इंसान बना सिर्फ पानी को बेच के। और इससे पहले कि हम शानशान की स्टोरी पे जाएं, सबसे पहले थोड़ा कंटेक्स्ट ले आते हैं कितना बड़ा अचीवमेंट है। जो बेवरेज इंडस्ट्री है बेसिकली इम्पॉसिबल है इसको ब्रेक करना, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम होते हैं और स्ट्रॉन्ग होल्ड है काफ़ी बड़ा इसका मार्केट लीडर्स का। अब सबसे ज़्यादा पॉपुलर बॉटल वाटर कंपनीज जैसे कि एक्वाफिना, दसानी, नेस्ले वाटर्स और स्मार्ट वाटर की बात कर लेते हैं। नेस्ले के अलावा, जो कि ऑब्वियसली नेस्ले के द्वारा ओन किया गया, बाकी ब्रांड्स को कोई जानता नहीं क्योंकि उनकी बड़ी कंपनीज नहीं है। हालांकि उनका नाम कोई भी रिश्ता नहीं दिखाता। एक्वाफिना एक्चुअली पेप्सी के द्वारा ओन किया गया, दसानी एक्चुअली कोका कोला की द्वारा ओन किया गया और स्मार्ट वाटर ओन किया गया एनर्जी ब्रांड्स को, जिसने को ओन किया है कोका कोला ने। पेप्सी और कोका कोला बेसिकली बेवरेज इंडस्ट्री को लीड करते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले लोग आए थे जिन्होंने वो बेचना शुरू किया था। तो इसी वजह से यहाँ तो कोई वंडर नहीं है कि क्यों केविन और लैरी हमेशा उस बेवरेज कंपनी की बुराई करते हैं जो कि शार्क टैंक में आती है। और इन सारी चीजों के साथ ही अब देख लेते हैं किस तरह से शानशान ने इन कंपनीज को काफी पीछे छोड़ दिया। अगर शुरुआत करें तो शेनशन का जन्म हैंगशू चाइना में 1954 में हुआ था। और हम सब ने सुना है कि टॉप बिलियनर्स ड्रॉप आउट कर लेते हैं कॉलेज से और इवन हाई स्कूल से। मगर शेनशन एक्चुअली एलिमेंट्री स्कूल से ड्रॉप आउट ले चुके थे 12 साल की उम्र में। बजाय बाकी बिलियनर्स के, उन्होंने ड्रॉप आउट नहीं किया था अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उन्हें फोर्स किया गया था ड्रॉप आउट करने का, क्योंकि कल्चर रेवोल्यूशन आ चुका था। जो कल्चर रेवोल्यूशन था वो मैसिव कम्युनिस्ट लेड अपराइजिंग था चाइना के अंदर, जो कि कैपिटलिस्ट को कंट्रीज से निकालने के लिए बनाया गया था। रेवोल्यूशन के दौरान सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक चुकी थी और लाखों लोग जो है मर चुके थे। शेनशन के पेरेंट्स जो है वो कुछ लोगों में से थे जिन्हें अथॉरिटीज ने परेशान किया था। तो एजुकेशन जो थी वो आखिरी चीज थी जो कि शेनशन के दिमाग में आई होगी, और वो उन्होंने दूसरी अनकॉन्ट्रोवर्शियल जॉब ढूंढी कंस्ट्रक्शन में अपने टीनेज ईयर्स में। अब जैसे ही कल्चर रेवोल्यूशन खत्म हुआ 1976 में, शेनशन जो है वो कॉलेज में गए, जो कि था जीजियांग रेडियो एंड टीवी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे उन्होंने चाइनीज पढ़ी और इस डिग्री ने उन्हें एक जॉब दिलाई जर्नलिस्ट की जीजियांग दिल्ली में 1988 तक। इस पॉइंट तक शेनशन ने मेनली काम किया था रोटी, कपड़े और मकान के लिए। हाउएवर जैसे इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन कम हुए लेट 1980s तक, शेनशन ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया 1988 में। ये बिजनेस बहुत ही सिंपल ग्रोसरी बिजनेस था, जो कि शेनशन ने एक टूरिस्ट आइलैंड जिसका नाम था हैनाइन पे शुरू किया था। उन्होंने वहाँ पे मशरूम्स, प्रॉन्स और टर्टल्स को टूरिस्ट और लोकल्स को बेचा, मगर ये ज्यादा समय तक नहीं चला। हमें एग्जैक्टली ये तो नहीं पता उन्होंने लोकल बिजनेस को बंद क्यों किया, मगर शेनशन जो है वो एक और जॉब मिल गई थी उन्हें, और इस बार उन्हें एक सेल्स एजेंट की जॉब मिली थी वहां बेवरेज कंपनी में। और यहीं पे उन्हें आइडिया है कि वो अपनी खुद की बेवरेज कंपनी शुरू करेंगे, क्योंकि बॉटल्ड वाटर जो है वो अभी भी काफी ज्यादा पॉपुलर है चाइना में, और उसका काफी अच्छा रीजन, ना कि यूएस की तरह जहाँ पे मुझे अभी भी कोई आइडिया नहीं है लोग क्यों अभी भी बोतल पैक पानी खरीदते हैं। मगर इन चाइना जो नेचुरल वाटर सोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है उनमें, क्योंकि काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है वहाँ पे। और जो सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है चाइना में वो भी काफ़ी ख़राब है। इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहिए कि ज़्यादातर उनके पानी के पाइप चाइना में 1968 से पहले इंस्टॉल किए गए थे और पाइप्स में काफ़ी सारा जंग लग चुका है तब से। तो नल का पानी पीना चाइना में काफ़ी बड़ा हेल्थ रिस्क है, क्योंकि उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया, वायरसेस, क्लोरीन, लेड, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम और किसे पता क्या क्या और चीज़ें होती हैं। और क्योंकि नल का पानी तो पिया नहीं जा सकता, तो जो सारा चाइना था वो बोतल का पानी पीता था, और मोर स्पेसिफिकली डिस्टिल्ड बोतल का पानी। अब हालांकि डिस्टिल्ड पानी परफेक्टली सेफ होता है पीने के लिए, मगर उसमें डिजॉल्व मिनरल्स नहीं होते जो कि रेगुलर पीने वाले पानी में होते हैं। इसमें इंक्लूडेड है मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कि एक्चुअली बेनिफिशियल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। और 1990s में चाइना के पास काफ़ी सारी डिस्टिल्ड वाटर ब्रांड्स थे, मगर ऐसा लगता है कि कोई भी सिंपल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ऑफर नहीं कर रहा था मिनरल्स के साथ, और ये प्रिसाइजली शेनशन ने टारगेट किया। 1996 में शेनशन ने बॉटल वाटर कंपनी को फाउंड किया, जो कि नोंगफू स्प्रिंग बनी आगे जाके। उनका प्राइमरी मार्केटिंग पिच था कि बाकी की इंडस्ट्री के बजाय वो नेचुरल मिनरल्स को अपने पानी से नहीं हटाते, क्योंकि चाइनीज लोग पहले से थोड़े से डरे हुए थे सिर्फ डिस्टिल्ड पानी पीने से बिना मिनरल्स के। नोंगफू स्प्रिंग्स को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और जब ये मेजर सक्सेस मिली उन्हें, तो नोंगफू स्प्रिंग्स ने आगे जाकर काफ़ी सारे फ्रूट ड्रिंक्स भी निकाले 2003 में।
नोंगफू स्प्रिंग्स ने स्पेसिफिकली टीनेजर्स को टारगेट किया इन फ्रूट ड्रिंक से और उन्होंने काफ़ी यूनिक मार्केटिंग मटेरियल को बनाया, मगर इस पॉइंट पे जो ब्रांड इमेज थी वो नोंगफू को आगे लेके जा रही थी। चाइना के अंदर ही नोंगफू स्प्रिंग्स को लोग अपकमिंग बेवरेज कंपनी के नाम से जानने लगी, जो कि नेचुरल और हेल्थियर थी बाकी लोगों से, और इस परसेप्शन ने उन्हें काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में मदद करी अगले दशक तक, जिसमें थे विटामिन वाटर 2010 में, शुगर फ्री टी 2011 में और मिल्क टी 2012 में, ऑरेंज एंड एप्पल जूस 2016 में और मोस्ट रिसेंटली कॉफ़ी 2019 में। इसी बीच उन्होंने अपने वाटर प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर दिया 10 अलग अलग नेचुरल सोर्सेज से पानी लाने के लिए चाइना में और एक न्यूजीलैंड से भी, और ये अपने प्रोडक्ट लाइनअप को तो एक्सपेंड कर ही रहे थे। शैनशन ने काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस दिया मार्केटिंग को, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और सबसे बड़ा इंस्टेंस है क्लेवर प्रोडक्ट प्लेसमेंट का, वो था 2016 के G20 लीडर समिट में। शान नोंगफू के पानी को इवेंट में लेके आए, जहाँ पे प्रेसिडेंट शी, ओबामा, पुतिन, ट्रूदेव और बाकी सारे लोगों ने मिनरल रिच पानी को पिया इवेंट के दौरान। और इसी तरह से 2017 में नोंगफू ने $18 मिलियन खर्च किए टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए पहले सीजन के रैप ऑफ चाइना में, और ये ऑफ कोर्स एफर्ट था अपील करना चाइना की यूथ के सामने। एनीवेज, ऐसी मार्केटिंग मूव्स और पोजीशनिंग की वजह से मार्केट प्लेस में शैनशन सक्सेसफुली बॉटल वाटर इंडस्ट्री में ब्रेक कर चुके थे और नोंगफू स्प्रिंग्स को $multi-billion बिजनेस बना चुके थे और अपनी पर्सनल वेल्थ को भी $2 बिलियन ले जा चुके थे 2020 तक। तो ये तो नेचुरल पार्ट था शैनशन के बिजनेस की सक्सेस का। ऑफ कोर्स उनके हमेशा से ही सीसीपी का हाथ रहा है उनके पीछे, क्योंकि आप किसी भी तरह की बिजनेस सक्सेस चाइना में नहीं पा सकते उनके बिना। मगर 2020 में शैनशन जो है वो अच्छे साइड ऑफ सीसीपी से स्टार चाइल्ड ऑफ सीसीपी बन चुके थे। सालों से ही सीसीपी की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रही है बिलियनर्स और बिजनेस टाइकून्स के साथ अपने ही देश में, और जैसा कि पार्टी का नाम सजेस्ट करता है वो कम्युनिस्ट है और बिलीव करते हैं कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज चले। इसमें आता है एक आइडिया जो कि सारी प्रॉपर्टी है पब्लिकली ओन्ड होती है और हर जो इंसान काम करता है उसे अपनी एबिलिटीज़ और नीड्स के द्वारा पे करना चाहिए। आइडियली यहाँ पे कोई भी बिलियनर बिजनेस मॉड्यूल्स नहीं होने चाहिए ऐसे सिस्टम में, और इस तरह से वो 1950 और 60 से चले आ रहे हैं। मगर जब से माओ जेडोंग की डेथ हुई है सीसीपी कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है जब बात आती है इकोनॉमी की, क्योंकि सीसीपी को रियलाइज हो गया 1970s और 80s में ही कि वो इकोनॉमिक फ्रीडम को लिमिट नहीं कर सकते अगर वो वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं। तो इसी की वजह से उन्होंने लोगों को बिजनेस खोलने दिया है जो कि चाइना के इकोनॉमिक आउटपुट को बढ़ाता है और कम्पीट करने में मदद करता है वर्ल्ड स्टेज में। मगर इस आज़ादी से आप लोग बेवकूफ़ मत बनना, क्योंकि बिलियनर्स जो है चाइना में वो हैंडपिक किए जाते हैं सीसीपी से और क्लोजली मॉनिटर किए जाते हैं कि ये जो बिलियनर्स हैं वो हद को पार ना कर दे अपनी। और अगर वो हदों को पार कर देते हैं और सीसीपी को अपोज करते हैं या फिर कंट्री छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं, सीसीपी जो है अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेता है। बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करते हैं कि काफ़ी ख़राब चीज़ें होती हैं इन बिलियनर्स के साथ, मगर हम उस बारे में बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग इस टॉपिक पर इंटरेस्टेड हो तो आप जेक ट्रेंड्स की वीडियो चेकआउट कीजिएगा इस बारे में। और जो चीज़ हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो बिजनेस है ऐसे बिलियनर्स के वो पनिश किए जाते हैं रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेशन और लिटिगेशन से। हालांकि जो बिलियनर्स होते हैं वो अच्छी साइड में होते हैं सीसीपी के, उन्हें लूज रेगुलेशन दी जाती है, एड दी जाती है सरकार की तरफ से, और ऐसा लगता है कि जोंग शैनशन जो है उन्होंने जैक मा को रिप्लेस कर दिया सीसीपी के स्टार चाइल्ड से। अगर आप लोगों को नहीं पता तो जैक मा ने अलीबाबा को फाउंड किया था और चाइना के सबसे अमीर इंसान थे। हाउएवर इन लेट अक्टूबर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कह दी थी जो कि सीसीपी को पसंद नहीं है और इसके बाद वो 3 महीने के लिए गायब हो चुके थे। उसके बाद लो की रिटर्न तो किया मगर वो तब से चुप बैठे। एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस है जैक मा और जोंग शैनशन के बीच में उनकी पर्सनैलिटीज। जैक मा एक्सट्रीमली कैरिस्मेटिक और आउटस्पोकन है, वहीं पे शैनशन जो है वो काफी ज्यादा रिजर्व्ड और चुप रहते हैं। मे बी सीसीपी को रियलाइज हो गया कि वो ऐसे इंसान को नहीं रख सकते जैक मा की तरह जो काफी ज्यादा बोलते हैं जब बात आती है रिप्रेजेंट करने की एलीट क्लास ऑफ चाइना, और यहीं पे चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैक मा के कमेंट के बाद 13 नवंबर 2020 में प्रेसिडेंट जी आगे जाके पर्सनली स्टॉप कर देते हैं आईपीओ एंड ग्रुप का, जो कि एक और कंपनी है जो कि जैक मा ने फाउंड करी। और इस एग्जैक्ट सेम डे नोंगफू का स्टॉक जो है वो पंप से जो 2 महीने का स्टैग्नेशन चल रहा था, अगले 2 ट्रेडिंग डेज में नोंगफू का स्टॉक 20% तक बढ़ चुका था। मगर यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे कोई भी न्यूज़ नहीं आई थी नोंगफू की तरफ से, कोई भी प्रेस रिलीज, कोई भी नए प्रोडक्ट्स, कोई भी नए रिपोर्ट्स, कोई भी चीज़ नहीं आई थी। और गेस करो एक चीज़, ये पंप जो था एग्जैक्टली इनफ था जोंग शैनशन को ओवरटेक करने में जैक मा से चाइना का सबसे अमीर इंसान बनने के लिए 17 नवंबर 2020 में। इस रैंडम पंप के बाद जो स्टॉक है वापस स्टैग्नेशन मोड में चला गया अगले महीने, मगर दिसंबर 15 से जनवरी 8 के बीच नोंगफू का स्ट्रिंग वापस से ऊपर की तरफ आने लग गया, 50% तक ग्रो कर गया, वो भी कुछ ही हफ्तों में। मगर वापस से कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं आई थी नोंगफू से इस टाइम पीरियड में। हाउएवर काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही थी जैक मा की उस समय। बिटवीन दिसंबर 13 से दिसंबर 31 को हर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन बिजी था कवर करने में किस तरह से जैक मा ने बिलियंस लॉस कर दिया और किस तरह से वो खुद के टैलेंट शो को भी अटेंड नहीं कर रहे। हमने हेडलाइंस देखी कैसे चाइना ने पेशेंस को लॉस कर दिया जैक मा के साथ उसके सबसे ज्यादा बोलने वाले बिलियनर्स को। जैक मा की वेल्थ $12 बिलियन कम हो गई 2 महीने में, जैसे कि चाइना ने श्रिंक कर लिया बिलियनर्स की फाइनेंशियल एम्पायर को। जैक मा डिसअपियर हो गए खुद के टैलेंट शो से और बाकी कई चीजें। और एग्जैक्ट सेम टाइम पे हमने आर्टिकल्स देखे किस तरह से जोंग शैनशन
सबसे अमीर इंसान बने हैं एशिया में, और ऐसा लग रहा था कि उनकी वेल्थ जो है वो जैक मा की जोंग को ट्रांसफर हो चुकी और जोंग की राइज टू द टॉप जो थी वो इस्तेमाल की जा रही थी रिड्यूस करना न्यूज कवरेज को उनके खिलाफ, जिसमें था जैक मा का डिसअपीयरेंस। और वहीं पे ये चीज नहीं रुकती। एट द एंड ऑफ जनवरी जैक मा वापस से रिटर्न कर चुके थे और सडनली सारी जोंग के नए फाउंड वेल्थ जो थी वो डिसअपीयर हो चुकी थी। नोंगफू स्टॉक क्योंकि क्रैश हो चुका था $65 अ शेयर से $40 अ शेयर, एग्जैक्टली वहीं पे जहाँ पे वो सितंबर और अक्टूबर में था। और इस पूरे टाइम पीरियड में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी जो कि नोंगफू के खिलाफ थी। अगर आप स्टॉक के ग्राफ को देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये पंप एंड डंप था। और एक चीज़ हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि ये कोई भी कंपनी ऐसे टेस्ला एप्पल की तरह नहीं है जो कि हाइप से चलती हो। ये एक वाटर बॉटल कंपनी है, और इसका मतलब ये नहीं कि नोंगफू एक लेजिटिमेट कंपनी या फिर जोंग एक्सट्रीमली हार्डवर्क नहीं करते नोंगफू को $multi-billion की कंपनी बनाने के लिए। मगर मोर रिसेंटली ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो कि हमें दिखाई भी नहीं दे रही। आप लोगों को क्या लगता है जोंग की जर्नी टू द टॉप के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको एनालिसिस काफ़ी अच्छे लगे, और साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।